स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर है जो कि सत्र 2022-23 के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे तो आप आर्ट्स के विद्यार्थी हों, साइंस के विद्यार्थी हों, फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हों, आप सभी के लिए झारखंड बोर्ड ने केवल एक ही मॉडल सेट जारी किया है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सेट 1 पर हम लोग बात भी कर चुके हैं सेक्शन ए के ऊपर में। तो सेक्शन ए वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, उसका हमने नोट्स भी अपडेट कर दिया था। आज हम लोग यहाँ पर सेट 1 का सेक्शन बी देखने वाले हैं और इसमें से हम लोग एक एक करके जो है अलग अलग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, यानी कि सभी प्रश्न एक साथ में सॉल्व हम नहीं करने वाले हैं, चूँकि यहाँ पर आपको लिखना ज़्यादा पड़ेगा। इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर सामान्य निर्देशों में बात को उल्लेख भी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, परीक्षा में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले काम आप यही करिएगा कि सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सामान्य निर्देशों में लिखा क्या होता है कि कितने प्रश्न दिए गए हैं, कितने सारे प्रश्न आपको हल करने हैं और वो सभी प्रश्न कितने कितने अंक के हैं, यानी कि अंकों का निर्धारण भी आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है निर्देश भाई, कि प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 14 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर जो है वो अधिकतम 150 शब्दों में देने के लिए कह रहा है, यानी कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है वो 3-3 अंक निर्धारित है, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, है ना। तो प्रत्येक प्रश्नों के लिए अगर 3-3 अंक निर्धारित है और केवल 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है, प्रश्नों की संख्या तो 7 रहेगी। जैसे कि प्रश्न संख्या 8 से 14 तक टोटल 7 प्रश्न हो रहे हैं, लेकिन उन 7 प्रश्न में से परीक्षा में आपको मात्र 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 150 शब्दों में लगभग देना है। देखिए 2, 4, 10 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। और प्रत्येक प्रश्नों का अगर जवाब आप जो है वो 150 शब्दों में लगभग देते हैं और सही और सटीक तरीके से, तो आप 3-3 अंक वहाँ से हासिल कर पाएंगे, यानी कि कुल आप 15 अंक जो है हासिल कर सकते हैं सेक्शन बी से। तो क्यों ना इसे हम एक बार जो है वो गहराई से चर्चा कर लें, ताकि अगर प्रश्न जो है वो हूबहू आते हैं या फिर इसी से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो आप उन प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 8वां हम शुरू करते हैं और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग केवल प्रश्न संख्या 8 हल करने वाले हैं। इसी प्रकार से आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12, 13 और 14 पर। तो प्रश्न संख्या 8 से 14 तक बात करना है। टोटल 7 प्रश्न हो रहे हैं। हालांकि परीक्षा में आपको 5 ही प्रश्न बनाने होंगे, इसी प्रकार से 7 प्रश्न दिया जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। प्रश्न हूबहू कई बार रहते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गुड्स या फिर कमोडिटी, जो भी बोल सकते हैं। वस्तु को हम लोग गुड्स भी बोलते हैं, कमोडिटी भी बोलते हैं। तो कोई एक वस्तु है समझ लीजिए, तो उसकी मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे तत्व होते हैं, हम लोग को पता है, कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, है कि नहीं। जैसे हम कह सकते हैं, शुरुआत में भी आंसर हमको लिखना भी ऐसा ही है, ऐसे लिखना कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, अनेकों तत्व हैं, अनेकों कारक हैं जो कि मांग को प्रभावित करता है, यानी कि किन किन वजहों से मांग घटता है और किन किन वजहों से मांग बढ़ता है, इन सभी कारणों को हम लोगों को बताना है, ठीक है। उसको हम कारक कहेंगे या फिर फैक्टर बोलेंगे या फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड बोलेंगे, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक बोलेंगे। तो उनमें से कुछ प्रमुख जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स आर एज फॉलोज। वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, है ना, जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन उनमें से कुछ आपको स्पेसिफिक जो है वो ऐसे लिखना चाहिए जो कि ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मांग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक होता है वस्तु का मूल्य। ये ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो 3-4 तो ऑप्शन रहते ही हैं, है ना। 3 ऑप्शन देता है, लास्ट में दे देता है इनमें से सभी, ऐसा करके कुछ।
तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य ध्यान रखिएगा मांग को प्रभावित करता है। किस प्रकार से भाई? तुम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो उसका मूल्य ही होता है। आपको लिखना भी यही चीज़ें हैं जैसे मैंने लिखा है। सामान्यतः हम क्या देखते हैं, यानी कि जनरली अगर बात करें तो किसी वस्तु का मूल्य अधिक होने पर, यानी कि वस्तु जब महंगी होती है तो लोग मांग जो है वो कम करते हैं, यानी कि मांग कम की जाती है। तथा वस्तु का मूल्य कम होने पर, यानी कि वस्तु सस्ती होने पर मांग अधिक की जाती है। यहाँ पर आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि इस तरीके से देखें हम तो मांग और मूल्य में जो है विपरीत संबंध पाया जाता है या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। उसी बात को मैंने यहाँ पर अंग्रेजी से भी नोट कर रखा है, क्या कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि वस्तु का मूल्य मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सो मैंने क्या लिखा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इट्स प्राइस, यानी कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला अगर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, वस्तु का मूल्य, स्वयं वस्तु का मूल्य। यानी कि कोई वस्तु एक्स वस्तु है तो इसका जो मूल्य होगा वही इस वस्तु को जो है वो इस वस्तु की मांग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि सेलफोन या फिर मोबाइल, तो मोबाइल का रेट अगर ज़्यादा रहता है, हाई फाई रहता है, तो जनरली लोग क्या करते हैं भाई, कहते हैं ठीक है जब ऑफर आएगा तो खरीद लेंगे। इसका मतलब जब डिस्काउंट मिलेगा, जब वस्तु का मूल्य कम होगा तब खरीदेंगे, अभी बढ़ा हुआ मूल्य है कि नहीं। लोग यही तो मन में भावना रखते हैं, जनरली ऐसा होता है। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि बढ़े हुए मूल्य पर भी लोग ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, ये अलग एक्सेप्शन है, अपवाद है। सामान्यतः अगर हम बात करें, है ना, जनरली बात कर रहे हैं, तो वस्तु जो है जब अधिक होता है, यानी कि वस्तु का मूल्य जब महंगी होती है यानी कि वस्तु, तो उस समय लोग जो है मांग कम करते हैं। लेकिन जैसे ही वस्तु का मूल्य कम होता है तो उस समय लोग मांग अधिक करते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो वस्तु के मूल्य और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। क्लियर ना। तो जनरली हम कह सकते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजेज, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है, द डिमांड इज डिक्रीज्ड, तो मांग घट जाता है। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीजेज, और जब वस्तु का मूल्य घटता है, द डिमांड इज इंक्रीज्ड, तो मांग बढ़ जाता है। इन दिस वे, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं क्या भाई, कि वी फाइंड एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। क्लियर है, मतलब मांग और मूल्य के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। हम चाहें तो इसको एक फॉर्मूले के जरिए भी डिनोट कर सकते हैं कि प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांड। क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम डायग्रामेटिक इसको देख लें। आप भी एग्जाम में जो है हमेशा डायग्राम का प्रयोग करिए, ये ज़्यादा बनाने में समय भी नहीं लगता है और आसानी से आप जो है अंक भी हासिल कर पाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, चूंकि कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सारी चीज़ें आप अपनी तरीके से लिख दीजिए, गलती जो है अपनी तरीके से मत करिए, है ना। तो यहाँ पर मान करके हम क्या चले हुए हैं कि पहले देख लीजिए, यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर लिख रहे हैं क्या, वस्तु का मूल्य को, और एक्स एक्सिस पर लिख रहे हैं मांग की मात्रा को, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमेशा मात्रा लिखा जाता है, वाई एक्सिस पर मूल्य को। तो यहाँ पर हमने देख लीजिए मूल्य रख दिया है इतना, यानी कि यहाँ से समझे तो ओ से लेकर के पी तक हमारा मूल्य है, यानी कि ओपी मूल्य है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा मूल्य तय हुआ इस लेवल में, और मूल्य तय हुआ तो इस मूल्य पर इतनी मांग की मात्रा है, यानी कि मांग की मात्रा कितना है, ओ क्यू, है ना, ओ क्यू, ओ से लेकर के क्यू तक मांग है, और यहाँ से यहाँ ओ पी क्या है, मूल्य है। तो ये पूरा हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर तय किया गया है मूल्य, यहाँ पर ये मात्रा तय हो गया। क्लियर है। तो इस ढंग से अब क्या हम लोग करने वाले हैं कि अगर वस्तु का मूल्य मान लीजिए कि घट जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया P1, है ना, तो मूल्य घट गया, और मूल्य घटा जैसे ही वैसे देख सकते हैं मांग बढ़ गया इधर। और इसके विपरीत भी हो सकता है कि जब मूल्य बढ़ गया तो मांग घट गया। तो कहने का मतलब है ये सारे जो है आप अगर पॉइंट्स को मिला देंगे तो सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए जब डिमांड कर्व खींचेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, जो कि लेफ्ट टू राइट है, बाईं से दाईं की ओर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं प्राइस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है डिमांड के साथ में, यानी कि क्वांटिटी डिमांड के साथ में। क्लियर है, ये बात आप नोट कर सकते हो इस प्रकार से। अब चलिए दूसरे फैक्टर को देखते हैं। तो पहला फैक्टर तो आपको समझ में आ गया कि वस्तु का मूल्य जो है वो मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स वस्तु का मूल्य अगर ज़्यादा है तो लोग एक्स वस्तु की मांग सामान्य तौर पर कम कर देते हैं। कुछ लोग महंगी वस्तु को भी ज़्यादा खरीदते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन सामान्य तौर पर वस्तु का मूल्य अगर x वस्तु है और उसका मूल्य ज़्यादा है तो लोग x वस्तु का जो मांग की मात्रा उसको कम कर देते हैं, सामान्य तौर पर ये होता है। और जब x वस्तु सस्ती होती है यानी कि मूल्य जब कम होता है x वस्तु का, तो उस समय लोग इस वस्तु की मांग ज़्यादा करने लगते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा यानी कि रिलेशन होता है। तो यही हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से कि इन्वर्सली रिलेटेड है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब मांग को प्रभावित करने वाला दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये है संबंधित वस्तु का मूल्य। हमने जानबूझ करके ये सब सारे सेटअप किए हुए हैं ताकि आपको एमसीक्यू में भी मदद मिल जाए, क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है कि संबंधित वस्तु का मूल्य भी जो है वो मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए कि संबंधित वस्तु दो तरह की होती है। कितने तरह की? दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है संबंधित वस्तु। एक होता है पूरक वस्तु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। पूरक वस्तु को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि आप समझते हैं चाय और चीनी, है ना। चाय और चीनी क्या है? एक दूसरे की पूरक वस्तु। हम लोग कहते हैं ना कि एक शायरी भी है कि जिस चाय में चीनी नहीं पीने में क्या मजा तो वही समझ लीजिए, चाय और चीनी एक दूसरे का क्या है? पूरक वस्तु है ना। इसी प्रकार से कार और पेट्रोल, है ना। तो कार कैसे चलेगा भाई? कार मतलब गाड़ी, फोर व्हीलर। तो कार और पेट्रोल एक दूसरे का क्या है? पूरक वस्तु है। अगर कहेंगे सिर्फ बैटरी से चलता है तो बैटरी और उसका जो कह सकते हैं गाड़ी, वो क्या है? पूरक वस्तु है। तो पूरक कहने का मतलब जब दो वस्तुओं का एक साथ में मिश्रण होकर के किसी एक उद्देश्य को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको कहेंगे पूरक वस्तु। ठीक है, देख लीजिए हमने डेफिनेशन भी लिखा है यहाँ पर क्या कि पूरक वस्तु जो है एक ऐसी वस्तु होगी जो कि एक ही उद्देश्य को मिलकर के पूरा करते हैं। यानी कि ये दोनों वस्तुएं मिल जाएगा, चाय और चीनी, तो ये एक उद्देश्य को पूरा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पेन और पेपर एक दूसरे का क्या हो जाएगा? पूरक वस्तु। ठीक है, जूता और मौजा, है ना, सॉक्स और कह सकते हैं शूज एक दूसरे के क्या हैं? तो ये पूरक वस्तु हैं। इसी ढंग से हम कह दें तो यहाँ पर बहुत सारी अन्य वस्तुओं को हम ले सकते हैं। जैसे कि समोसे तैयार करने के लिए आलू का प्रयोग किया जाता है, तो समोसे बनाने के लिए जो मैदा लिया गया और आलू आपस में क्या हो जाएंगे? पूरक वस्तु हो जाएंगे, चूंकि दोनों मिलकर के समोसा तैयार कर रहे हैं। क्लियर ना। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि पूरक वस्तु क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या लिखा कि पूरक वस्तु के संबंध में एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी होगी। यानी कि चाय अगर महंगा हो जाएगा, चीनी अगर महंगा हो जाएगा तो लोग चाय कम खरीदने लगेंगे। क्यों भाई? चूंकि चीनी महंगा होने से ऑटोमेटिक है चाय भी महंगा हो जाएगा। चूंकि चाय बनता कैसे है? चीनी से ही। तो चीनी के महंगा होने से चाय भी महंगा हो जाएगा और उस समय लोग चाय की डिमांड कम कर देंगे। तो वही कह रहा है कि किसी एक वस्तु, है ना, के मूल्य में वृद्धि होने पर, दोनों तो पूरक वस्तु है, लेकिन दोनों के मूल्य में से मान लीजिए किसी एक का मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया। मान लीजिए चीनी का मूल्य बढ़ गया, तो उस समय दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी। यानी कि जो है चाय की मांग कम हो जाएगी अगर चीनी का दाम बढ़ गया तो। और इसके विपरीत भी ऐसा होता है, यानी कि किसी एक वस्तु के मूल्य में अगर कमी आ गया, यानी कि मान लीजिए चीनी सस्ता हो गया, है ना, तो उस समय चाय में जो है उसकी मांग, कह सकते हैं चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि चाय की मांग में वृद्धि होगी। क्लियर है ना। इस तरह से देखें तो पूरक वस्तु के संदर्भ में हम क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु के मूल्य तथा दूसरी वस्तु की मांग में विपरीत संबंध हो रहा है ना। पूरक वस्तु के संबंध में कैसा है? एक दूसरे में विपरीत संबंध है। एक का मूल्य देखिए और दूसरी की मात्रा। जैसे चाय की जो है वो यहाँ पर जो है चीनी का जो है मूल्य देखिए और चाय की मात्रा। ठीक है, चाय की मांग कितनी है, तो चीनी का मूल्य देख रहे हैं और मांग देख रहे हैं किसका? चाय का। तो ये एक दूसरे से विपरीत जो है वो संबंध रखते हैं। क्लियर ना। यहाँ पर उसी चीज़ को हमने मेंशन किया है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या फिर वैल्यू ऑफ रिलेटेड गुड्स बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। हम लोग जानते हैं दो तरह की जो है पूरक वस्तुएं या फिर प्रतिस्थापक वस्तुएं, दो तरह की संबंधित वस्तुएं हैं। तो संबंधित वस्तु का पहला नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तु। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया शुगर एंड टी, है ना, चाय और चीनी। ठीक है, चीनी और चाय बोल सकते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड। अगर दोनों वस्तु में से चीनी और चाय है तो दोनों वस्तु में से किसी एक वस्तु का अगर मूल्य बढ़ गया विथ रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, पूरक वस्तु के संदर्भ में, देन क्या होगा? लीड्स टू अ फॉल इन द डिमांड फॉर द अदर। तो दूसरी वस्तु का जो मांग है वो घट जाएगा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि चीनी अगर महंगा हो जाएगा
तो लोग चाय कम खरीदना पसंद करने लगेंगे, क्योंकि चीनी के महंगा होने से ऑटोमेटिक है कि चाय का भी जो है वो प्राइस बढ़ जाएगा, चाय का भी मूल्य बढ़ जाएगा। और इसके उल्टा देखिए क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और जब दो वस्तु में से एक वस्तु का मूल्य घटेगा, है ना, दो वस्तु हैं पूरक वस्तु में से चाय और चीनी, तो दोनों में से किसी एक वस्तु का मूल्य अगर घटेगा, देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में दूसरे कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। इन दिस वे, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तु के संदर्भ में, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कह सकते हैं प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। मतलब एक वस्तु का मूल्य और दूसरी वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। आप इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एक्स वस्तु का प्राइस जो है वो बढ़ गया और कोई दूसरी वस्तु है वाई वस्तु, तो उसका डिमांड जो है वो घट गया। देखिए एक्स का प्राइस बढ़ा है लेकिन डिमांड किसका घटा, वाई का। और यहाँ पर हम समझ लें कि एक्स वस्तु अगर सस्ता हो गया तो जा करके वाई वस्तु की डिमांड ज़्यादा होता है ना। ये चीज़ को समझने के लिए हमने डायग्राम भी लिया है, आप इधर देख लीजिए। हमने क्या किया है, एक्स अक्ष पर लिखा है चाय की मांग है, और वाई अक्ष पर लिखा है चाय का मूल्य नहीं बल्कि चीनी का मूल्य। समझ पाए? तो पहले अगर हमने मान लीजिए कि ओपी जो है प्राइस तय कर दिया, यानी कि इतना प्राइस तय हो गया, उस समय डिमांड इतना था, ठीक है, यानी कि चाय की मांग इतनी थी, चीनी का मूल्य ये था। लेकिन अगर चीनी महंगा हो गया तो चीनी महंगा हो जाने से लोग चाय की डिमांड कम करने लगेंगे, क्योंकि चीनी महंगा होने से ऑटोमेटिक है कि चाय का भी मूल्य बढ़ा होगा। हालांकि मूल्य हम लोगों को इसका नहीं देखना है, इसका मांग देखना है। तो मूल्य बढ़ा किसका, चीनी का मूल्य बढ़ गया, लेकिन मांग देखिए घटा किसका, है ना, मांग घटा है, किसका घटा है, तो चाय का। तो चीनी महंगा होने से लोग चाय की डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन इसके उल्टा भी होता है। इसके उल्टा क्या होगा भाई, कि अगर चीनी सस्ता हो जाए तो लोग फिर जो है चाय की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब सारा बात आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपने जो है ये चीज़ें क्लियर कर लिया है कि पूरक वस्तु के संदर्भ में एक वस्तु का मूल्य और दूसरी वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड वाई। देखिए वाई का डिमांड पूछ रहे हैं और एक्स का प्राइस। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स के जगह पर वाई रख सकते हैं और वाई के जगह पर एक्स भी रख सकते हैं। तो ये आपस में कैसे हैं, इन्वर्सली रिलेटेड हैं। क्लियर हो गया? आप इस फॉर्मूले के माध्यम से दिखा सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आना है हम लोगों को कहाँ भाई, प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में, या फिर कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर नज़दीकी स्थानापन्न की वस्तु कह सकते हैं। तो प्रतिस्थापक या फिर स्थानापन्न वस्तु क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले देख लीजिए चाय और कॉफ़ी, यानी कि एक दूसरे के बिना हमारा काम चल जाएगा। मतलब मुझे अगर चाय पीने का मन है और चाय नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर मुझे जो है कॉफ़ी की पीने का मन है, कॉफ़ी नहीं मिला, तो थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि हमें चाय से काम चल सकता है। तो इस तरह से दोनों वस्तुएं हैं, मतलब ये नहीं मिला तो ये इससे काम चल जाएगा, और अगर कॉफ़ी नहीं मिला तो चाय से काम चल जाएगा, कॉफ़ी नहीं मिला तो चाय से काम चल जा रहा है, और चाय नहीं मिला तो कॉफ़ी से काम चल जा रहा है। तो कहने का मतलब एक दूसरे का ये प्रतिस्थापक वस्तु है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आगे प्रतिस्थापक वस्तु का और भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे चीनी और गुड़, है ना। पूर्णतः तो प्रतिस्थापक नहीं होगा, लेकिन नज़दीकी प्रतिस्थापक वस्तु है, नज़दीकी स्थानापन्न की वस्तु है, या फिर कह सकते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट का मामला है ना। दोनों मिठास ही होते हैं स्वाद में देखें तो चीनी और गुड़ जो है वो एक दूसरे का प्रतिस्थापक वस्तु होगा या फिर स्थानापन्न वस्तु होगा, है ना। घर में जब पकवान वगैरह बनते होंगे तो मम्मी जो है वो यूज करती होगी, कभी क्या भाई पकवान बनाने के लिए गुड़ का प्रयोग करती होगी, कभी जो है चीनी का, है ना। तो इस ढंग से जो है चीनी और गुड़ कह सकते हैं एक दूसरे का प्रतिस्थापक है। यानी कि अगर पकवान में मिठास लाना है तो चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और गुड़ का भी। अगर चीनी नहीं मिला तो गुड़ का प्रयोग कर लीजिए, और गुड़ नहीं मिला तो चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के प्रतिस्थापक हो गए। इसी प्रकार से पेंसिल और पेन लिखने के लिए, है ना, लिखने के लिए पेंसिल और पेन एक दूसरे का क्या हो सकता है, प्रतिस्थापक या फिर स्थानापन्न वस्तु हो सकता है। ठीक उसी ढंग से तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कहीं हमको जाना है 2-4 किलोमीटर, तो हम साइकिल से भी जा सकते हैं और बाइक से भी,
तो बाइक नहीं मिला तो साइकिल से जा सकते हैं, साइकिल नहीं मिला तो बाइक से जा सकते हैं, है ना। और वो भी नहीं मिला तो हम ऑटो जा सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ ना हम जो है वो एक ही चीज़ में ना हम जा करके सफ़र कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर एक दूसरे का वो प्रतिस्थापक हो जाता है ना। कहा जाता है ना कि दो पैर पर नाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों पैर पर नाव रखने से जो है दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि सेम सेम दिशा में भी जा रहे हों, लेकिन आप एक ही नाव पर जब सफ़र कर सकते हैं तो फिर दो नाव की क्या आवश्यकता है कि नहीं। उसी प्रकार से जब चाय से काम आपका चल जा रहा है तो फिर कॉफ़ी लेने की क्या आवश्यकता है, और कॉफ़ी से अगर काम चल रहा है तो चाय फिर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के प्रतिस्थापक वस्तु हैं। इसी प्रकार से कई बार एग्जाम्पल डाला जाता है रसगुल्ला और गुलाब जामुन, वो भी क्या है, एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं, क्योंकि दोनों स्वाद में तो लगभग मीठा ही होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोनों प्रतिस्थापक वस्तु होंगे। तो प्रतिस्थापक वस्तु के संबंध में एक के मूल्य में वृद्धि होने से, यानी कि चाय जो है वो महंगी हो गया मान लीजिए, तो चाय के मूल्य में वृद्धि हो गया, तो होगा क्या, दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अगर चाय महंगा हो गया, चाय महंगा होने से लोग कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि चाय महंगा हो गया तो चाय लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे, लोग उस समय कॉफ़ी खरीदना पसंद करने लगेंगे। बात समझ में आया, क्योंकि महंगी वस्तु की लोग डिमांड करते ही नहीं ज़्यादा, सामान्य तौर पर देखें तो यहाँ पर चाय जो है वो महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी की डिमांड घटा देंगे, लेकिन अगर चाय सस्ती हो गई चाय सस्ती होगी तो लोग चाय का डिमांड बढ़ाएंगे और कॉफ़ी का डिमांड उस समय घटा देंगे। समझ में आ चुका होगा। तो ये दो हैं जो हैं क्या दिखा रहा है कि इसके विपरीत अगर हम देखें तो एक वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, यानी कि मान लीजिए चाय सस्ती हो गई है ना, तो दूसरी वस्तु की मांग जो है वो कम हो जाती है ना। अगर चाय सस्ती हो गई तो लोग चाय डिमांड करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड उस समय क्यों करेंगे भाई, कॉफ़ी का डिमांड लोग कम कर देंगे। डिमांड तो होगा लेकिन कम डिमांड होगा। तो इस तरीके से प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में देखें तो एक वस्तु के मूल्य और दूसरी वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है स्थानापन्न वस्तु के संबंध में। क्लियर बात। उसी चीज़ को अंग्रेजी से नोट किया गया है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल के तौर पर टी एंड कॉफ़ी को ले लिए हमने। क्या लिया है कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ वन गुड विथ रिस्पेक्ट टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक का प्राइस अगर बढ़ा देन होगा क्या, बोला लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर गुड्स। तो एक का प्राइस बढ़ेगा, अगर चाय का जो है दाम बढ़ गया तो लोग कॉफ़ी की डिमांड करने लगेंगे, और कॉफ़ी का अगर जो है मूल्य बढ़ गया, कॉफ़ी जो है अगर महंगी हो गई तो लोग फिर चाय की डिमांड करने लगेंगे, है ना। ये बात है, वही कह रहा है ऑन द, यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्टरी, यानी कि इसके उल्टा, है ना। उल्टा में क्या होगा, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। यानी कि एक का अगर प्राइस जो है वो घटा, एक का प्राइस घटा तो लोग दूसरी वस्तु की डिमांड को घटा देते हैं सीधी बात है, जिसका मूल्य घटा उसी का लोग डिमांड बढ़ाएंगे, इसका डिमांड फिर क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए y का डिमांड घट जाएगा, कब, जब x का मूल्य कम हो गया। चूंकि x वस्तु सस्ती हो गई तो लोग x की तरफ डिमांड करेंगे, y की डिमांड उसमें कम कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। इन दिस वे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक वस्तु के मूल्य और दूसरी वस्तु की मांग में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इस तरीके से देखें, दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। एक वस्तु का मूल्य घटा तो दूसरे का मांग घटा, एक वस्तु का मान लीजिए कि एक्स वस्तु का मान लीजिए कि मूल्य बढ़ा तो लोग वाई वस्तु की डिमांड बढ़ा देते हैं, यानी कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये आपस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप में है बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी। एक वस्तु के मूल्य और दूसरी वस्तु की मांग में सीधा संबंध होता है प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। क्लियर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, इसी चीज़ को अगर देखना है डायग्राम में तो हम कैसे दिखा सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर रख लिया है कॉफ़ी की मांग को, आप चाहें तो चाय की मांग को लिख सकते हैं, मतलब किसी एक वस्तु की मांग को इधर लिखना है और दूसरी वस्तु के मूल्य को वाई अक्ष पर लिख देना है। मूल्य हमेशा वाई अक्ष पर रहेगा, ठीक है ना। तो हमने कॉफ़ी का मूल्य लिया एक्स अक्ष पर और चाय की मांग को लिया, चाय के मूल्य को लिया मैंने वाई अक्ष पर। तो कॉफ़ी का मांग एक्स अक्ष पर है और चाय का मूल्य
वाई अक्ष पर है तो देखिए चाय का मूल्य अगर हम मान लें कि यहाँ पर है ओपी मूल्य है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूल्य है ओपी मूल्य, तो चाय की मांग उस समय जो है ओक्यू मांग किया जा रहा है ना, यानी कि कॉफ़ी का चाय का मूल्य जब इतना है तो लोग कॉफ़ी की मांग इतना कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चाय महंगा हो गया, देखिए चाय का दाम ऊपर चला जाए ना, बढ़ गया, तो लोग कॉफ़ी की उस समय डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे। अगर जो है चाय सस्ता हुआ, चाय सस्ता होने से देखिए कॉफ़ी का मांग कम हो गया, तो यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव जो है वो यानी कि अपवर्ड राइजिंग डिमांड कर दिख रहा है। ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, यानी कि आप शॉर्ट में इसे कह सकते हैं कि अगर एक्स वस्तु जो है उसका मूल्य बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, वाई वस्तु की डिमांड को बढ़ा देंगे। प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में अगर एक्स वस्तु जो है सस्ती हो गई तो फिर लोग जो है वो वाई वस्तु की डिमांड को कम कर देंगे और फिर वापस आ जाएंगे, एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ाने लगेंगे, है कि नहीं। तो ये सिचुएशन जो है वो एक वस्तु का मूल्य और दूसरी वस्तु की मांग में सीधा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है प्रतिस्थापक वस्तु के संदर्भ में या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। अब बात आया तीसरा पॉइंट, पहला तो हो गया वस्तु का मूल्य मांग को प्रभावित किया, दूसरा क्या, तो संबंधित वस्तु का मूल्य जिसमें कि पूरक वस्तु और प्रतिस्थापक वस्तु अलग अलग हमने देखा। अब कह रहे हैं कि उपभोक्ता की आय भी जो है ये मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि सामान्य तौर पर देखें तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से कुछ वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ता है तो कुछ वस्तुओं की मांग कम भी कर देता है। उपभोक्ता का जब इनकम बढ़ता है ना तो कुछ वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करने लगता है और कुछ वस्तुओं की डिमांड कम करने लगता है इनकम बढ़ने के साथ। सोचिए, तो आय बढ़ने पर उपभोक्ता जो है जिन वस्तुओं की मात्रा यदि खरीदता है ना, यानी कि आमदनी अगर किसी व्यक्ति का बढ़ गया और आमदनी बढ़ने से जिन वस्तुओं की मांग जो है वो ज़्यादा कर रहा है तो वो समझ लो उस उपभोक्ता के लिए वे वस्तुएं जो है वो सामान्य वस्तुएं कहलाती है। यानी कि कह सकते हैं कि इनकम बढ़ने से अगर एक्स वस्तु की मांग जो है वो ज़्यादा की जा रही है, इसका मतलब एक्स वस्तु जो है उस उपभोक्ता के लिए सामान्य वस्तु कहलाएगा। क्लियर है ना। लेकिन इनकम बढ़ने से हमेशा डिमांड ज़्यादा नहीं किया जाता, कुछ कुछ वस्तुओं की डिमांड कम भी कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हो गया स्थिति कि इनकम बढ़ने से यानी कि आमदनी बढ़ने से लोग एक्स वस्तु की मांग को कम कर दिए तो ये समझ लीजिए निम्न कोटि की वस्तु है, घटिया वस्तु है कह सकते हैं या फिर तुच्छ वस्तु है ना। मतलब हम देखें दूसरी ओर क्या कि आय घटने पर यानी कि आमदनी कम होने पर उपभोक्ता जिन वस्तुओं को कम मात्रा में खरीदता है ना। आमदनी देखिए, आमदनी क्या हुआ है, घटने पर जिन वस्तुओं की मांग जो है वो यहाँ पर आमदनी बढ़ने पर लिखना चाहिए था, आमदनी यहाँ पर बढ़ने पर लिखना चाहिए था, इसको सुधार कर देंगे हम पीडीएफ में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बढ़ने पर, मतलब आमदनी बढ़ने पर आप ऐसा समझ लो कि आमदनी बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग को उपभोक्ता कम कर देता है वे वस्तुएं जो है उपभोक्ता के लिए क्या कहा जाएगा, निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाएगी, यानी कि घटिया किस्म की वस्तु कहलाएगी। इनकम बढ़ने पर जिसकी डिमांड कम की जा रही है, जैसे इनकम बढ़ेगा तो हम लोग 4 व्हीलर डिमांड करने लगे तो 2 व्हीलर की डिमांड कम कर दिए तो 2 व्हीलर हमारे लिए क्या हो जाएगा, तुच्छ वस्तु यानी कि निम्न कोटि की वस्तु। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल देंगे, अभी रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि कंज्यूमर का इनकम जो है वो भी डिमांड को अफेक्ट करेगा। जनरली होता क्या है, द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड फॉर सम गुड्स एंड ऑल्सो रिड्यूसेज द डिमांड फॉर सम गुड्स। यानी कि कुछ वस्तुओं की मांग जो है वो इनकम बढ़ने के साथ, मान लीजिए कि एक्स वस्तु की डिमांड कंज्यूमर ज़्यादा कर रहा है तो एक्स वस्तु उस कंज्यूमर के लिए हो जाएगा क्या, तो सामान्य वस्तु यानी कि नॉर्मल गुड्स। लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ मान लीजिए कि वाई वस्तु की डिमांड को घटा दिया तो वाई वस्तु उस कंज्यूमर के लिए हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स यानी कि निम्न कोटि की वस्तु। जैसे कि मान लीजिए आमदनी जब ज़्यादा रहता है ना लोगों का, आमदनी बढ़ा तो लोग जो है मान लीजिए पहले माचिस से जो है वो गैस चूल्हा जो है वो जलाते थे, है ना। अब गैस चूल्हा जलाने के लिए यानी कि खाना बनाने के लिए समझ लीजिए, तो जब लाइटर का प्रयोग करना होता है तो वहाँ पर हम माचिस का प्रयोग त्याग देंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि जब हमारी आमदनी बढ़ गई तो हमने पहले खाना बनाने के लिए यानी कि गैस जलाने के लिए मान लीजिए कि हमें माचिस का प्रयोग करना होता था, लेकिन चूंकि हमारी आमदनी बढ़ गई है तो इसलिए हमने माचिस का परित्याग कर दिया, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ माचिस के डिमांड को कम कर दिया और उसके जगह पर हमने लाइटर का डिमांड बढ़ा लिया।
है ना, बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से लाइटर हमारे लिए क्या हो जाएगा, सामान्य वस्तु, और माचिस हमारे लिए हो जाएगा निम्न कोटि की वस्तु। बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर से आमदनी बढ़ जाए और आप जो है लाइटर की जगह पर अब सीधा जो है वो सोच रहे हैं बस इसको साइड कर देते हैं और सीधा हीटर का प्रयोग कर लेते हैं, तो अगर आमदनी बढ़ने से आपने हीटर का डिमांड कर लिया, दैट मीन्स हीटर आपके लिए सामान्य वस्तु हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। लेकिन लाइटर या फिर गैस चूल्हा आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर तुच्छ वस्तु या फिर निम्न कोटि की वस्तु। मतलब इनकम बढ़ने के साथ जिसका डिमांड कम किया गया वो कहलाएगा इन्फेरियर गुड्स, और इनकम बढ़ने के साथ जिन वस्तुओं की मांग अधिक की गई उसको कहेंगे हम नॉर्मल गुड्स। क्लियर हो चुका होगा ये बात। चलिए अब यहाँ पर हम एक बार रीडिंग डाल दें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने आगे क्या लिखा है कि द गुड्स विच आर बाउट बाय द कंज्यूमर इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर किसी वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदता है इनकम बढ़ने के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि वह उसके लिए जो है वो नॉर्मल गुड्स कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे तरफ देखें तो द गुड्स विच द कंज्यूमर बाइज इन लेस क्वांटिटीज, और कंज्यूमर अगर कम क्वांटिटी परचेज करता है, व्हेन द इनकम इंक्रीजेज, आमदनी बढ़ने के साथ जिन वस्तुओं की मांग को कंज्यूमर घटा देता है वे वस्तुएं इन्फेरियर गुड्स कहलाती है, या फिर निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती है, या फिर तुच्छ वस्तुएं कहलाती है, या फिर घटिया किस्म की वस्तुएं कहलाती है उस कंज्यूमर के लिए। दूसरे के लिए वही इन्फेरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स हो सकता है, लेकिन जिस कंज्यूमर ने इनकम बढ़ने के साथ अगर किसी वस्तु की मांग को कम कर दिया तो वही वस्तु उस कंज्यूमर के लिए केवल निम्न कोटि की वस्तु होगा, इन्फेरियर गुड्स होगा। दूसरे के लिए वही इन्फेरियर गुड्स है वो सुपर गुड्स या फिर नॉर्मल गुड्स के तौर पर भी हो सकता है। क्लियर ना। चलिए अब इन्हीं दो चीज़ों को हम यहाँ पर डायग्राम में समझ लेते हैं। क्या हमने लिखा है भाई, डायग्राम में कैसे दिखाया है हमने, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर हमने रख दिया मांग की मात्रा और वाई अक्ष पर लिख दिया आय। तो पहले वाला इनकम मान लीजिए कि ये वाला है, यानी कि ओ वाई आपका इनकम है। उस समय किसी वस्तु की डिमांड इतनी हो रही है, लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ अगर हमने किसी वस्तु का डिमांड इधर देख सकते हैं बढ़ा दिया है तो वो हमारे लिए नॉर्मल गुड्स है। इसके उल्टा भी हो सकता है, इनकम घटने के साथ हमने डिमांड को घटा भी दिया, ये भी हमारे लिए नॉर्मल गुड्स है। क्योंकि नॉर्मली तो इनकम घटने से लोगों की आमदनी ही घट गई तो खर्चा कम करेगा ना, बात सीधी है। तो इनकम घटने से अगर डिमांड कम किया जा रहा है तो नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ने से जो है डिमांड बढ़ाया जा रहा है तो नॉर्मल गुड्स, यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है कि इनकम भी बढ़ा डिमांड भी बढ़ा, इनकम घटा है ना डिमांड भी घटा, तो ये नॉर्मल गुड्स है। क्लियर बात। तो उसको क्या कह रहे हैं, नॉर्मल गुड्स, यानी कि सामान्य वस्तु कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम कह दें इन्फेरियर गुड्स की तरफ, तो मान लीजिए कि हमारा इनकम ये वाला है, ठीक है, ओ वाई, और उस समय डिमांड हमारा कितना हो रहा है, मान लीजिए कि ये इतना डिमांड हो रहा है। लेकिन जब हमारी आमदनी बढ़ जाती है ना, आमदनी बढ़ जाती है और किसी चीज़ की हम डिमांड पहले की अपेक्षा कम कर दिए हैं, इसका मतलब इनकम और डिमांड अगर इन्वर्सली रिलेटेड हो रहे हैं, इनकम बढ़ा और किन्हीं चीज़ का डिमांड कम कर दिए, तो ये समझ लीजिए आपके लिए इन्फेरियर गुड्स है या फिर घटिया किस्म की वस्तु है या फिर तुच्छ वस्तु है। लेकिन इनकम घटने के साथ जिसको हमने ज़्यादा परचेज किया है वो हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए इन्फेरियर गुड्स होगा या फिर तुच्छ वस्तु होगा। क्लियर है ना। मतलब इनकम और डिमांड अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए जा रहा है ना, इनकम घट रहा है तब आप किसी वस्तु की डिमांड बढ़ा रहे हैं तो वो इन्फेरियर गुड्स का डिमांड बढ़ा रहे हैं। अगर इनकम बढ़ने के साथ जिसका डिमांड कम कर दे रहे हैं वो भी इन्फेरियर गुड्स ही होगा उस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए। जैसे देख सकते हैं इनकम घटने के साथ, है ना, ये वाला देख लीजिए, इनकम घटने के साथ डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। तो इनकम घटने के साथ डिमांड क्या हुआ, देखिए बढ़ गया, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर इनकम और डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड हैं तो इन्फेरियर गुड्स, और इनकम बढ़ने के साथ जिसकी डिमांड ज़्यादा की जा रही है नॉर्मल गुड्स, इनकम घटने के साथ जिसका डिमांड घटाया जा रहा है नॉर्मल गुड्स। यानी कि अगर इनकम और मांग में, है ना, आय और मांग में अगर सीधा या फिर धनात्मक संबंध देखें तो होता है सामान्य वस्तु के संदर्भ में, जनरली ऐसा नहीं कि होता है। लेकिन इनकम बढ़ने के साथ किसी वस्तु की जब डिमांड कम की जा रही है तो कह सकते हैं कि आय और मांग में अगर विपरीत संबंध है, देख सकते हैं आय और मांग में विपरीत संबंध है, तो इसे हम कहते हैं इन्फेरियर गुड्स या फिर तुच्छ वस्तु।
चलिए अब हम जो है वो आंसर राइटिंग कर चुके हैं समझ लीजिए, तो 3 नंबर के हिसाब से। लेकिन 1-2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा आपको बताते हैं, ताकि कहते हैं ना, काश अगर 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में। तो वही बात यहाँ पर है, आप एग्जामिनेशन में अल्टरनेट चीज़ों को लेकर के जाइए, ताकि आप एक अगर जो है टॉपिक को भूल चुके हैं, एक पॉइंट को भूल चुके हैं, तो दूसरे पॉइंट से आपका काम चल जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम जो है वो लिखे हुए हैं तीसरा क्या बात कि जनसंख्या। पहला हमने क्या लिखा था, वस्तु का मूल्य। दूसरा लिखा क्या हमने, संबंधित वस्तु का मूल्य, जिसमें कि 2 तरह की वस्तु का बात किया, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापक वस्तु। फिर हमने बात किया आमदनी के ऊपर में, यानी कि आय भी मांग को प्रभावित करता है, जिसमें कि 2 तरह का बात किया, सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तु। अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के ऊपर में। तो सामान्यतः अगर देश की जनसंख्या बढ़ जाती है तो मांग जो है वो अधिक होती है ना। जैसे ही देखते हैं एक बच्चा जन्म लेता है, उसके मामा मामी मौसा मौसी सबको फ़ोन चला जाता है और लोग उसी दिन से जो है भेंट मुलाकात करने के लिए पहुंचने लगते हैं, तो मिठाइयाँ कपड़े ये सब डिमांड होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि सामान्यतः किसी जो है वो वस्तु की अगर बात करें तो जनसंख्या बढ़ने पर मांग जो है वो अधिक होती है, और जनसंख्या घट जाने पर मांग भी घट जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए हम दवाइयाँ नहीं खरीदते हैं, अब पहले तो खरीद रहे थे। इसका मतलब जब जनसंख्या होती है या फिर जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो मांग बढ़ता है, लेकिन जैसे ही जनसंख्या घटता है तो मांग भी घट जाता है ना। तो कह सकते हैं जनरली व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जब जनसंख्या जो है बढ़ता है ना, किसी वस्तु को खरीदने के लिए समझ लीजिए, तो उसका डिमांड तो पक्का बढ़ना ही है भाई। यानी कि पॉपुलेशन अगर किसी क्षेत्र विशेष में बढ़ गया तो उस क्षेत्र में उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर पॉपुलेशन किसी राज्य में या फिर किसी क्षेत्र में कम हो गया तो वहाँ पर डिमांड भी कम हो जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है। यानी कि जनसंख्या और मांग में जो है सामान्य रूप से देखें तो धनात्मक संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि भाई जीने खाने पीने के लिए सबको सारी वस्तुएं चाहिए, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, है ना, और जागरूकता के लिए शिक्षा, ये सब तो सबको ज़रूरी है ना। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ता है और जनसंख्या घटने से मांग घट जाता है। वो बात मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। अब देखिए आगे अगर जो है डायग्राम में आप दिखाना चाहें तो इसे भी आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। एक तरफ आप देखिए वाई एक्स पर ले लीजिए जनसंख्या को, और एक्स एक्स पर हमने लिख दिया है मांग की मात्रा को। तो मांग की मात्रा हमेशा एक्स एक्स पर ही रहा है ना, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल चेंज होते रहे, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आती रही। तो वाई एक्स पर देख लीजिए हमने जनसंख्या कितना रखा है, मान लीजिए इतना है जनसंख्या, ठीक है, उस समय डिमांड इतना हो रहा है। मान लीजिए कि 2 करोड़ जनसंख्या है तो उस समय इतना जो है डिमांड हो रहा है। तो 2 करोड़ जनसंख्या के साथ डिमांड जो है अगर इतना हो रहा है तो यहाँ पर अगर जनसंख्या 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, मान लीजिए 2.5 करोड़ हो गया, तो डिमांड भी तो बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं, सबको चूँकि खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब अलग अलग तरह की वस्तुएं चाहिए होता है। लेकिन जब जनसंख्या कम हो जाए तो देख सकते हैं मांग भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा अपवर्ड राइजिंग डिमांड कर्व बनेगा यहाँ पर। तो सीधे तौर पर आप समझ चुके होंगे कि जनसंख्या और मांग में जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है सामान्यतः देखें तो। एक और पॉइंट हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है, और ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा। और इसके बाद हम लोग जो है वो अगली वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। फिर इसी ढंग से अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रश्न को लेकर के बात करेंगे, ठीक है ना। और फिर सेक्शन सी के ऊपर में हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं अलग से। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, हर एक वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लेक्चर लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए एक बार जिस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं दोबारा हम कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पर बात करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो रिपीट एंड रिपीट करके वीडियोस को जरूर देखा कीजिए, स्लो फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समय और मौसम भी जो है ध्यान रखिए मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों भाई, जब हम लोग समय देखते हैं अनुकूल है, समय और मौसम जब अनुकूल होता है तो उस समय वस्तुओं की मांग जो है बढ़ जाती है। जैसे ठंड के सीजन में स्वेटर, रजाई, कम्बल, मफलर, है ना, जैकेट, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड के दिन में ये सब हम लोग ओढ़ सकते हैं या फिर पहन सकते हैं, है ना, उन्हीं वस्त्र के कपड़ों की डिमांड आने की बढ़ जाती है। तो अनुकूल समय और मौसम जब रहता है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए गर्मी का मौसम आ गया, है ना, तो ऊनी कपड़ा
जो है पहन सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए गर्मी के दिन जो है वो ऊनी कपड़े के लिए क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया समय और मौसम। तो इसलिए कहेंगे प्रतिकूल समय और मौसम में मांग क्या होती है वस्तुओं की? घट जाती है, फिर कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए ठंड का सीजन है तो बर्फ़ नहीं खा सकते, तो बर्फ़ क्या हो गया? ठंड के दिन के लिए प्रतिकूल हो गया, है ना। मतलब ठंड जो है वो यहाँ पर ठंड के सीज़न में या फिर ठंड के मौसम में हम लोग बर्फ़ को कंज्यूम नहीं कर सकते। स्वेटर, रजाई, कंबल को कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो हमारा अनुकूल समय मौसम है किसके लिए? स्वेटर के लिए। लेकिन ठंड के दिन में बर्फ़ नहीं खा सकते, तो बर्फ़ हमारा जो है क्या हो जा रहा है? प्रतिकूल समय और मौसम में हम खा रहे हैं, समझो तो इसलिए अनुकूल समय और मौसम में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और प्रतिकूल समय और मौसम में वस्तुओं की मांग घट जाती है। आप लोग देखे होंगे बरसात के सीजन में रेन कोट और छतरी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका मतलब रेन कोट और छतरी की डिमांड जो है वो वहाँ पर अनुकूल समय में डिमांड किया जा रहा है सीधे तौर पर, चूँकि उस समय लोग यूज कर सकते हैं उसको, है ना। तो अनुकूल समय क्या होता है ये आपको पता चल गया है, यानी कि फेवरेबल टाइम जिसको कह सकते हैं। तो टाइम और वेदर अंग्रेजी में लिखें तो समय और मौसम, यहाँ पर लिखा गया है क्या, है ना। तो समय और मौसम को क्या लिखा गया है? टाइम एंड वेदर, यानी कि समय और मौसम। तो देखिए क्या हम मेंशन किया है, द डिमांड फॉर अ गुड, एक वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाती है इन फेवरेबल टाइम एंड वेदर, है ना। मतलब फेवरेबल टाइम में या फिर फेवरेबल सीजन में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है एंड द डिमांड फॉर गुड्स डिक्रीजेज, और मांग वस्तुओं की क्या होती है? घट जाती है। कब? इन अनफेवरेबल टाइम और वेदर, है ना। अनफेवरेबल सीजन में डिमांड घटता है, फेवरेबल टाइम में डिमांड बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं आज आपने एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ लिया है कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या फिर कौन कौन से तत्व हैं, है ना। आपने जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स को देखा है, लेकिन आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करिएगा कि आपको मैक्सिमम जो है वो 150 शब्दों में चूँकि लिखने के लिए कहा, तो आप 150 शब्दों से ज़्यादा बहक चेक करके मत लिखिएगा। ध्यान रखिए कि डायग्राम की वजह से पेज जो है वो ज़्यादा जा सकता है, तो पेज को ना काउंट करते हुए, आप वर्ड्स को ना काउंट करते हुए कंसेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान दीजिएगा। 3-3 अंक का अगर प्रश्न है, तो अगर इस तरह के प्रश्न रहते हैं तो कम से कम आप 3 पॉइंट जरूर डालिएगा, ये बात आप मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है ना। ताकि आपको हर एक बार जो है वो अच्छा स्कोर मिल सके, हर एक क्वेश्चन में अच्छे अंक हासिल हो सके। अगर आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड कोशिश करते बनाने का, डायग्राम बेस्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें अंक कटने की संभावना जो है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ गया होगा। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमेशा प्रयास करिए एग्जामिनेशन में, जिन प्रश्नों को आप अच्छे से जानते हो। पहली चीज़ उसमें से ये भी ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो डायग्रामेटिक हैं या फिर फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर डायग्रामेटिक और फॉर्मूला बेस्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो एग्जामिनेशन में आप फुल के फुल मार्क्स लेकर के आओगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग जो है वो पेज पर चले जाते हैं, सर पेज नहीं मेरा भरा। अरे पेज भरने पर मत लगे रहना, क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से लिखना, स्कोर फुल आएंगे। मिलेंगे फिर से हम इसी तरह से अगले कंसेप्ट के साथ अगले प्रश्न में, जहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 के ऊपर में। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई संसाधन हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी भी सोसाइटी को, किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए संसाधनों के संरक्षण आप लोगों का और हमारा जिम्मेवारी बनता है। क्यों ना हम इसे एक नए सिरे से जो है शुरुआत करें। तो आसपास में साफ सफाई जरूर बनाए रखिएगा, इससे संसाधनों को जो है सुरक्षा मिलता है। तो मिलेंगे फिर से हम अगली वीडियो में अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।